नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ इज वेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास प्रोग्राम में हम सेहत से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और इसी क्रम में आज लेज़र सर्जरी को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। क्या होती है लेज़र सर्जरी, इसका उपयोग क्या होता है और ये कितनी फ़ायदेमंद होती है, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। MMI नारायण हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेश सिन्हा आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर राजेश, आज हम लेज़र सर्जरी के बारे में बातचीत करना चाहेंगे और इसके बारे में सारी जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि होती क्या है ये लेज़र सर्जरी? जी, तो लेज़र सर्जरी एक्चुअली लेज़र LAACR एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेज और रेडिएशन। तो इस आप समझ सकते हैं इस नाम से कि इसमें एक रेज या एक रेडिएशन होती है जिसके थ्रू हम लोग कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर करते हैं जिसको हम लोग लेज़र सर्जरी कहते हैं। तो लेज़र सर्जरी काफ़ी समय से हमारे मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रहा है, बट आजकल कुछ बीमारियों में इनका उपयोग काफ़ी बढ़ गया है और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। तो डॉक्टर राजेश, यही जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं या बीमारियां होती हैं जहां पर लेज़र सर्जरी का या थेरेपी का उपयोग किया जाता है? जी, लेज़र सर्जरी अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फील्ड में यूज होता है। जैसे कि मैं एक GI सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो हमारे फील्ड में एनोरेक्टल डिजीज़ में यूज है इसका। फिर वेरिकोज वेन करके एक कंडीशन होती है जिसमें कि पैर की नसें काफ़ी फूल जाती हैं और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसका कि पहले काफ़ी ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर एक पैरानल साइनस करके एक बीमारी होती है जो नेटल क्लेफ्ट में होती है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग इससे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जैसे गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फील्ड में भी काफ़ी इसका यूज है, जिसमें कि जैसे कि ओल्ड लेडीज़ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब उनका हार्मोनल इम्बैलेंस जब चालू होता है। जैसे कि एक कंडीशन होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो वहाँ पे क्या होता है कि वेजाइनल लैक्स होने की वजह से यूरेथ्रा बिकम्स लिटिल लैक्स, तो यूरिन अपने आप निकलने लग जाता है, वहाँ पे इसका यूज है। या किसी लेडीज़ को मल्टीपल डिलीवरीज या किसी वजह से अगर पेरिनियम लैक्स है, उनका वेजाइनल लैक्स है, तो उनको उसकी सर्जरी से हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका कि लाइफ स्टाइल ठीक रहे। उसी प्रकार से आई में भी उसका यूज़ है। काफ़ी सारे ऑपरेशंस आई में, रेटिना के ऑपरेशंस में लेज़र का उपयोग होता है। उसी तरीके से पेशेंट को कॉस्मेटिक सर्जरी में भी यूज होता है, जैसे किसी को फेस में फेशियल टाइटनिंग के लिए उसका यूज कर सकते हैं। छोटा मोटा अगर लाइपोसक्शन करना है, कहीं पे फैट का एबनॉर्मल डिपोजिशंस हैं तो वहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फील्ड में इसका उपयोग होता है और चूँकि इसमें कट वगैरह या कोई चीरा नहीं देते तो इसकी वजह से इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे मरीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। जैसे आप बता रहे इसमें कट या चीरा नहीं दिया जाता है, पहले तो ऐसे ही ट्रीटमेंट होता था, ओपन सर्जरी या ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्जरी जैसे कहेंगे, इससे कितनी डिफरेंस है लेज़र सर्जरी? हाँ, चूँकि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें केवल रेज का उपयोग होता है और कोई बहुत ही बिल्कुल या तो कट नहीं देना पड़ता है या बहुत ही छोटा एक पिन होल की तरह होल बनाना पड़ता है किसी प्रोसीजर में, तो कोई बेसिकली कोई बड़ा कट या कोई ब्लेड इसमें लगता ही नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जब भी हम किसी पेशेंट को चीरा नहीं दे पाते हैं और उसके बिना कोई सर्जरी कर पाते हैं, जैसे कि हम लेप्रोस्कोपी में भी ऐसा कर पाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि पेशेंट को जब हम चीरा ही नहीं दे रहे हैं या बहुत छोटा होल बना रहे हैं तो पेशेंट का पेन का जो फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है और पेशेंट का कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी तरीके से चूँकि चीरा कम है तो पेशेंट को ब्लीडिंग कम होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाता है, जल्दी चलने फिरने लग जाता है, पेन किलर से अदर्स दवाइयों की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है, पेशेंट डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है एंड पेशेंट कैन गो टू होम एंड टू हिज और हर वर्क एज सुन एज पॉसिबल। तो उनका एक फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी कम होता है। तो लेज़र सर्जरी के ये सारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है और
रिजल्ट भी इसके काफ़ी नतीजे अभी तक अच्छे आए हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग आपको लेनी होती है, जो भी सर्जन इसे परफॉर्म कर रहा है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेज़र सर्जरी को लेकर भी डाउट्स रहते हैं कि पहले तो ऑपरेशन से लोगों को डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है इसकी ओर लोग रुख कर रहे हैं। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? लेज़र सर्जरी के बारे में जागरूकता के लिए ही हम ये शो कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या सलाह? हाँ, एक चीज़ में यहाँ पे एक मिथ है जो हमारे पब्लिक में या सोसाइटी में बड़ा कॉमन है कि लेजर सर्जरी को बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच या डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट टेक्निक है। आई मीन ब्रांच नहीं, टेक्निक डिफरेंट है। लेजर सर्जरी एक डिफरेंट टेक्निक है। जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें हम केवल कोई भी लेजर या कोई रेज वगैरह का कुछ यूज़ नहीं होता है। उसमें हम लोग एक टेलीस्कोप जैसा चीज़ होता है जो एब्डोमेन के अंदर कुछ होल्स के थ्रू डालते हैं और कुछ एक दो और होल्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और चूँकि वो टेलीस्कोप के थ्रू जो अंदर का पिक्चर है, अंदर का जो सारा चीज़ है वो मॉनिटर पे दिखता है और उसको देखते हम लोग सर्जरी करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें भी हम लोग कोई चीरा वगैरह बहुत बड़ा नहीं देते, बट छोटे छोटे होल्स बनाने पड़ते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेकिन पेशेंट कई बार ये आता है हमें लेजर सर्जरी से गॉलब्लैडर करवाना है, लेजर से हर्निया करना है, उनका मीनिंग ये लेप्रोस्कोपी रहता है वहाँ पे। जब हम लेजर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लेजर एक को रेस जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं और उससे हम लोग सर्जरी करते हैं। इसमें एक डिफरेंट वेवलेंथ्स के लेजर्स आते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ के किस प्रोसीजर में करना है हम लोग उसको चूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग चूँकि कोई चीरा कोई कट नहीं देते तो उसके सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो बेसिकली ये है। अब रही बात हमारा टेक्निक की लर्निंग की या कैसे ट्रेनिंग की, तो हमारे मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि हर कुछ सालों में या कुछ समय के बाद कुछ नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो हमें हमेशा, चाहे आप कितने भी सीनियर हो गए हो, जैसे मैं 25 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, लास्ट 25 साल से मैं लेप्रोस्कोपी भी कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से सब कुछ जानता हूँ या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मैं उसको नहीं सीखूँगा या उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा अप टू डेट रहना ही पड़ता है, अपग्रेड अपने आप को करना पड़ता है। तो जैसी लेजर सर्जरी आई है तो हमें उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बेसिक नॉलेज आपको रहती है मेडिकल साइंस के बारे में, बॉडी के एनाटॉमी के बारे में। आपको केवल टेक्निक्स और टूल्स के बारे में ज़्यादा समझना होता है और किस टेक्निक से उसको यूज़ करते हैं उसके बारे में समझना होता है। तो जब भी इस तरह की नई चीज़ आती है तो आपको कुछ कोर्सेज या कुछ वर्कशॉप करके आपको उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा जो भी यंग सर्जन या नए सर्जन्स हैं कि हमेशा जो भी नई चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो फ़ायदा मरीजों को और पब्लिक को पहुंचा सकें। बिल्कुल, तो आप यही कह रहे हैं कि हर तरीके से जो ओपन सर्जरी है या जो ट्रेडिशनल वे है उससे बेहतर है कहीं ना कहीं लेज़र सर्जरी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हर बीमारी में, मेडिकल कंडीशन में लेज़र सर्जरी का उपयोग किया जा रहा है या फिर ऐसी भी कुछ बीमारियाँ हैं, कंडीशन से जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होती? हाँ, बिल्कुल। लेजर हर कोई भी टेक्निक रहती है वो हर जगह पे एप्लीकेबल होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम हर जगह कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं पे लिमिटिंग फैक्टर्स थे जहाँ पे हम वो नहीं कर पाते। लेप्रोस्कोपिक तो फिर भी बहुत वाइड रेंज है यूज़ का। लेजर सर्जरी का बहुत रोल जो है बहुत सारे बीमारियों में, बहुत सारे, हर बीमारियों में नहीं है। आई मीन कुछ बीमारियों में, जैसे हम अपने फील्ड की बात करें तो हमारे जैसे अभी मैंने बताया पाइल्स में उसका यूज है, फिस्टुला में यूज़ है, फिशर में यूज़ है, और पैरनल साइनस करके बीमारी है उसमें यूज़ है, वेरिकोज वेन में यूज़ है। बाकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गायनी में और आई ऑप्थेल्मोलॉजी में उनका भी काफ़ी यूज़ है। तो अगर हमारे फील्ड में जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें हमारे एनोरेक्टल डिजीजेस एंड वेरिकोज वेन एंड पैरनल साइनस, मैं ये बोलूँगा कि इनमें ज़्यादा यूज़ है। क्योंकि जब हम पाइल्स की और फिस्टुला फिशर की ऑपरेशन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से तो उससे काफ़ी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि पेशेंट वो एरिया ऐसा है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, पेशेंट को डेली मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो अगर हम वहाँ पे बड़ा घाव बना के कुछ सर्जरी करते हैं, बड़ा चीरा देके करते हैं, तो पेशेंट अल्टीमेटली ठीक तो हो ही जाता है, कुछ महीनों बाद उनकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन जब तक हीलिंग नहीं होती तब तक पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, काफ़ी ज़्यादा ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी पेनफुल रहता है, ब्लीडिंग वगैरह, डिस्चार्ज वगैरह होता रहता है, काम पे वो नहीं जा पाता, हर समय वो स्ट्रेस में रहता है। तो वहाँ पे चूँकि हम लेजर में कोई कट नहीं दे रहे, कोई चीरा नहीं दे रहे,
तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा रहता है, कंफर्ट लेवल भी बहुत अच्छा रहता है और रिजल्ट्स भी हैं जो पेशेंट के बीमारी को ठीक होने के या मतलब अदर पैरामीटर में अगर देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि पेशेंट का कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल, लेकिन क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं? जैसे अगर कहें कि आई में कोई सर्जरी होती है, लेज़र सर्जरी होती है, तो ड्राइनेस की समस्या लोगों को होती है। इसके साथ ही आप पाइल्स को लेकर बता रहे थे, तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं? जी, कोई भी टेक्निक आप है तो हर टेक्निक को एक मेथड्स है, एक प्रॉपर उसका वे है करने का। अगर आप उससे डेविएट करेंगे और आपको इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं। इसलिए मैंने बोला कोई भी टेक्निक हो कि स्पेशली नई टेक्निक है तो उसको हमेशा अच्छे से उसके लिए ट्रेनिंग लेना और उसके बारे में चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी प्रोसीजर होता है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस इनहेरेंट होते हैं। इसी तरीके से लेजर सर्जरी में भी ऐसा नहीं है कि दिस इज़ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी रिस्क। इसमें भी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग रेस के थ्रू एक हीट जनरेट करते हैं एंड दैट हीट वर्क्स फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम। तो अगर हम हीट कितना देना है, कितना किस वेवलेंथ पे रखना है, कितना उसकी पावर पे रखनी है, कितनी जूल पे रखनी है, कितने देर तक, कितना ड्यूरेशन तक देना है, ये नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि ये हर एक बीमारियों के लिए, हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग हो सकता है। पाइल्स के लिए अलग हो सकता है, फीसर के लिए अलग होगा, फिस्टुला के लिए अलग होगा, वेरिकोज के लिए अलग होगा। तो हमें किस लिमिट तक उसको देना है और कितनी देर तक देना है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर जगह पे अपन पहुंच के देना है, ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा बर्न कर सकते हैं। बर्न होकर जो नॉर्मल टिश्यू वो बर्न हो सकता है, फिर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, फिर उसमें पस हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं करें तो। अच्छा, तो कोशिश तो डॉक्टर्स की यही रहती है कि जब शुरुआत हो, किसी बीमारी का डायग्नोस हो, उसी समय उसे ठीक कर लिया जाए। तो शुरुआत में तो दवाई या मेडिकेशन से ही ठीक करने की कोशिश होती है। कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब ये समझते हैं आप कि अब सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है मरीज़ को? हाँ, इसमें देखो डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन की बात करें। बहुत सारे कंडीशंस हमारे बॉडी में ऐसी होती है जिनका ट्रीटमेंट पहले हम मेडिकल करते हैं, फिर सर्जिकल करते हैं। बहुत सारी कंडीशन है जिसमें कि हम केवल पता है कि इसमें सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, तो उसमें मेडिकल ट्रायल देने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर हम खासकर इस पर्सपेक्टिव में बात करें, हम लोग प्रोक्टोलॉजी पे आजकल आज ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि लेजर के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हम पाइल्स की बात करें तो पाइल्स के जो इनिशियल्स उसमें ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 2, ग्रेड 2 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ग्रेड 1 2 तक हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव जा सकते हैं। कंजर्वेटिव मतलब उनको लाइफ स्टाइल चेंजेस करने बोलते हैं, जैसे कि फाइबर डाइट लेने ज़्यादा बोलते हैं। अगर वो फैटी फ्राइड स्पाइसी डाइट लेते हैं ज़्यादा तो उनको कम करना है या बंद करना है। अगर वो स्मोकर है या अल्कोहल लेते हैं तो इन सब चीज़ों को बंद करना है। वेट अगर ज़्यादा है तो वेट को कम करना है। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो ये सब लाइफ स्टाइल, पानी ज़्यादा पीना है, ये सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं। और ये सब करने के बाद अगर उनका ठीक रहता है तो उसी को चलने देते हैं। बट एक स्टेज ऐसा आता है हेमोरॉयड में या पाइल्स में जिसको ग्रेड 3 ग्रेड 4 बोलते हैं। उस स्टेज में ये सब ट्रीटमेंट यूजुअली काम नहीं करता है, फिर हमें सर्जिकल मेथड या कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने हेमोरॉयड में बहुत सारे ऑप्शंस अब हो गए। जैसे पहले ट्रेडिशनल मेथड ओपन टेक्निक जिसमें 3-4 कट दे के करते हैं, उससे हेमोरॉयड को मांस को निकालते हैं। सेकेंड टेक्निक होती है कि स्टेपलर टेक्निक बोलते हैं। उसमें वो भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है बट उसमें बाहर कोई कट नहीं देते और स्टेपलिंग टेक्निक से अंदर ही अंदर ऑपरेशन हो जाता है, बाहर कोई चीरा बहुत कोई घाव नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है पाइल्स के लिए, क्योंकि इसमें भी कोई कट कोई नहीं होता, तो पेशेंट को सारे बेनिफिट वो मिल रहे हैं। और तीसरी ये हो गई जिसमें कि लेजर सर्जरी से हम लोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो हम है कि पहले मेडिकल, पहले बाद में फिर सर्जिकल पे जाना पड़ेगा। लेकिन जब फिस्टुला की बात करें तो यूजुअली फिस्टुला का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ सर्जरी, सम काइंड ऑफ ऑपरेशन, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से करो या फिर लेजर से करो या और भी टेक्निक जैसे वीडियो असिस्टेड टेक्निक होती है, वाफ्ट बोलते हैं, उससे भी करते हैं। फिशर में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं पहले, फिर बाद में अगर नहीं ठीक होने से सर्जिकल ट्रीटमेंट या लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी वेरिकोज वेन इनिशियल फेज में हम लोग केवल कंजर्वेटिव मेथड्स के लिए जाते हैं। अगर वो नहीं ठीक होता है तो फिर हम सर्जरी जाते हैं। तो बहुत डिपेंड करता है कि किस
बीमारी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी चलन में है लेज़र सर्जरी, तो लोग कहते हैं कि हम दवाइयाँ नहीं लेंगे, आप हमारा लेज़र से ही कर दीजिए। इस और भी मैं देख रही हूँ कि लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसे कैसे हाँ नहीं, बिल्कुल ये देखते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी मार्केट नहीं बोलना चाहिए, मतलब सोसाइटी में कोई नई चीज़ आती है तो सडनली उसका क्रेज बढ़ जाता है, और फिर वो हमारे पास या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें ये करवाना ही करवाना है। तो हमारा काम है एज ए डॉक्टर, क्योंकि हमें पता है किस चीज़ का इंडिकेशन कहाँ है, किस चीज़ का इंडिकेशन नहीं है, तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि भाई अभी तुम्हारा कंडीशन किसी भी ऑपरेशन के लिए नहीं है, लेज़र के लिए भी नहीं है। तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, अभी आप कंजर्वेटिव मेथड ट्राई करो, नहीं होगा तो, क्योंकि देखो लेज़र सर्जरी से भी ऐसा नहीं है कि पेशेंट को दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हर कोई भी हम पेशेंट करते हैं तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई रिस्क, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो हमें वो कोई भी काम, चाहे लेजर सर्जरी हो या कोई और भी सर्जरी हो, तो हमें तभी करना चाहिए जब उसके रियल इंडिकेशंस हो। अगर बिना इंडिकेशंस के हम कोई सर्जरी करेंगे तो उसके एक तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे और कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको होगी। तो ये हमारा काम है पेशेंट को बताना कि भाई ठीक है, लेजर सर्जरी अभी पॉपुलर है, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हारे केस में अप्लीकेबल हो रहा है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को लेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, किसी और टेक्निक की ज़रूरत है, और पेशेंट हमें इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं लेजर सर्जरी करना है। तो ही फिर हमारा काम है कि नहीं, तुम्हारे केस में ये वाला टेक्निक ज़्यादा बेटर है, ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। ये हमें उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, जैसा आप कह रहे हैं कि लेज़र सर्जरी बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होती है, इसमें तुरंत ही ट्रीटमेंट किया जाता है और पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो उसमें मैं इसका पूरा प्रोसीजर जानना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट से लेके उसके बाद तक उनका जो रिहेबिलिटेशन होता है, उसके बाद आप कुछ क्या सलाह देते हैं पेशेंट्स को, ये सब कुछ? हाँ, जैसे लेजर सर्जरी में चूँकि बहुत ज़्यादा कट वगैरह नहीं देना पड़ता, तो पेशेंट को या तो हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, या स्पाइनल मतलब पेशेंट को कमर में, बैकबोन में एनेस्थीसिया दे के नीचे का हिस्सा सुन्न कर देते हैं और उसे सर्जरी करते हैं। और पेशेंट को या तो हम डे केयर में सर्जरी करते हैं, मतलब डे केयर का मतलब कि पेशेंट को आज सर्जरी किया और आज ही भेज दिया, या फिर एट द मोस्ट 1 नाइट के लिए रखते हैं, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया कि पेशेंट जल्दी से घर चले जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट्स को कोई पेन वगैरह नहीं होता, तो उनको कोई ऐसा कोई बहुत मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फिर पेशेंट को ऑपरेशन के बाद यूजुअली शुरू के 1-2 दिन सॉफ्ट डाइट के लिए बोलते हैं, फिर नॉर्मल डाइट के लिए बोलते हैं। और बाकी रही बात कि उनकी उसके बाद क्योंकि पेशेंट को केवल एक चीज़ कर दिया तो उनका ट्रीटमेंट हमेशा के लिए कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। पेशेंट को अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी पड़ती है, तो उनको समझाना पड़ता है भाई आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या परहेज करना है, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ानी है, वेट को कैसे कंट्रोल करना है। तो बेसिक यही सब है। कोई बहुत ज़्यादा इनमें पोस्ट ऑपरेटिव कोई बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा डॉक्टर राजेश, हम टेक्नोलॉजी को लेकर बात कर रहे थे कि लेज़र सर्जरी के में हाल के में वर्षों में अगर देखें तो क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, साथ ही साथ MMI नारायणा हॉस्पिटल में अगर बात करें तो क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं? हाँ, हमारे अस्पताल में हमेशा हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जो भी नई टेक्निक उपलब्ध हो, और अगर वो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, या वो चाहे वो कितनी महंगी क्यों नहीं हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द हमारे सेंटर पे लाएं, ताकि हम वो बेनिफिट पेशेंट्स को और सोसाइटी को पहुंचा सकें। जैसे हमारे पास लेप्रोस्कोपी में भी काफ़ी एडवांस मशीन्स, काफ़ी एडवांस टूल्स हैं, और उसके साथ जो भी और भी मशीन्स जो यूज होती हैं सर्जरी के लिए, वो सारे एडवांस हमारे पास उपलब्ध हैं अभी भी। उसी तरीके से लेज़र भी हम लोग के पास है, और हम लोग जल्द ही एक लेज़र क्लिनिक, डेडिकेटेड लेज़र क्लिनिक पेशेंट्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि वैसे तो कभी भी पेशेंट आकर हमें दिखा सकता है, लेकिन वो डेडिकेटेड क्लिनिक का फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट को पता रहेगा कि हमें इस प्रॉब्लम के लिए, लेज़र सर्जरी के लिए अगर कुछ रिक्वायरमेंट है या किसी ने बोला है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डेट में आके हमें देखेंगे, तो उनको एक स्पेशल केयर और स्पेशल हमारे तरफ से उनको एक ट्रीटमेंट और एक काउंसलिंग करी जाएगी। उसी तरीके से बात करूं तो नई टेक्नोलॉजी हमारे अस्पताल में, तो हम लोग बहुत ही जल्दी रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि रोबोटिक सर्जरी आजकल काफ़ी प्रचलित हो रही है, खासकर मेट्रोज़ में। तो रोबोटिक सर्जरी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम लोग किसी दिन और उस चर्चा में अपन उस के बारे में बात कर सकते हैं। तो क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, नाउ व्हाट, रोबोटिक सर्जरी मेरे हिसाब से, तो रोबोटिक सर्जरी के भी बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स हैं फॉर सर्जन्स ऑल्सो एंड टू द सोसाइटी एंड पब्लिक ऑल्सो। तो
तो ये सारी टेक्निक्स हम लोग, लेजर तो आ गया है, रोबोटिक अभी कुछ एक महीने या 2 महीने में हमारे पास वो भी आ जाएगा। अच्छा, तो ये क्या गंभीर बीमारियों में भी एप्लीकेबल होती है? जैसे कि अगर स्टोन की बात करें, किडनी स्टोन निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्या, या फिर और भी गंभीर बीमारियां होती हैं उनमें भी रोबोटिक या लेजर? लेज़र? लेजर, हाँ, लेजर जैसे किडनी स्टोन्स में लेजर होता है, वो डिफरेंट लेजर है, वो लेजर को हम लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ, बट ये है कि वो भी एक लेजर है, वो भी हमारे पास है यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में, होलियम लेजर बोलते हैं। तो यूरेट्रिक स्टोन्स या किडनी स्टोन्स में उसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, प्रोस्टेट की सर्जरी में उसका उपयोग होता है, और उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने बताया, लेजर सर्जरी के हर जगह बेनिफिट है, तो वहाँ भी उनको बेनिफिट मिलती है। अच्छा, प्रोस्टेट निकालने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये? हाँ हाँ, प्रोस्टेट के लिए, बट वो लेजर डिफरेंट है, ये लेजर डिफरेंट है, ये समझने की जरूरत है। बट वो भी एक लेजर है। ये लेजर कई प्रकार के होते हैं, तो वो जो यूरोलॉजी वाले जो यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, और हम लोग जो यूज़ करते हैं यूरोलॉजी वाले यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट लेजर है। हाँ, बट वो भी एक लेजर है, और प्रोस्टेट का आजकल बहुत ज़्यादा सर्जरी लेजर से ही हो रही है। लेजर से सर्जरी करने के बेनिफिट क्या होते हैं? फास्ट होती है, ब्लीडिंग कम होती है, रिकवरी जल्दी होती है। जैसे किसी का बहुत बड़ा प्रोस्टेट है, हम लोग नॉर्मल टेक्निक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर उससे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हालांकि ये मेरा फील्ड नहीं है, इसके लिए यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे, बट डेफिनेटली उसके बहुत सारे एडवांटेज है जिसकी वजह से वो यूज़ होता है। हम ये भी देख रहे हैं कि रेडिएशन का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी उपयोग किया जा रहा है, रेडिएशन थेरेपी का। कीमोथेरेपी का सब्स्टिट्यूट हो सकती है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, कीमो रेडिएशन बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है, वहाँ पे डिफरेंट रेडिएशन यूज होते हैं, और कीमोथेरेपी का मतलब तो ड्रग्स होते हैं। लेजर का मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कैंसर सर्जरी में या कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज है। कहीं पे जैसे हीमोंजियोमा वगैरह है, हीमोंजियोमा का मतलब होता है कि नसों का गुच्छा है, तो उसको बर्न करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी चूँकि मेरा फील्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लेज़र का वहाँ पे यूज़ नहीं है। अच्छा, आप शुरुआत में बता रहे थे कि गायनिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी लेज़र का उपयोग होता है, तो महिलाओं के लिए और क्या कुछ प्रॉब्लम? हाँ, मैंने गायनी में बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं समझाने के लिए बताऊं तो, एक जैसे कोई ओल्ड लेडी हो गई, तो ओल्ड लेडी में क्या होता है कि उनके एज की वजह से एंड हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से जो उनका यूरेथ्रा मतलब जहाँ से यूरिन पास होता है, जो ओपनिंग रहती है, वो काफ़ी लैक्स हो जाता है, क्योंकि वो टिश्यू ही लैक्स हो गया है। तो पेशेंट का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और अपने आप यूरिन बेड वेटिंग होने लग जाता है, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। तो पेशेंट की लाइफ स्टाइल बहुत ही हेल टाइप हो जाती है, बहुत ही गंदी लाइफ स्टाइल हो जाती है, स्मेल आता है। उनके परिवार वाले भी उनके पास जाना पसंद नहीं करते, खुद से केयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं। तो उस केस में लेजर का यूज होता है, जिससे हम लोग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को दूर करते हैं। उसी तरीके से मैंने एक वेजाइनल लैक्स हो गया, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, कई बार मल्टीपल डिलीवरीज के बाद हो सकते हैं, या थोड़ा एज के बाद हो सकता है। तो उसमें हम लेजर से वेजाइनल के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको हम लोग टाइटनिंग करते हैं, मतलब वो रेस देने से वो धीरे धीरे वो टाइट होता है, तो वो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर कहीं पे फैट डिपोजिशन है एबनॉर्मल, बहुत ज़्यादा फैट तो लेजर से नहीं निकाल सकते, बट छोटे छोटे डिपॉजिट को निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कई बार लोग फेस में यूज़ करते हैं फॉर फेशियल टाइटनिंग एंड ऑल, तो कॉस्मेटिक सर्जरी में भी उसका यूज़ है। तो इस तरीके से गायनी में काफ़ी ज़्यादा यूज है। अच्छा, लेकिन इसके जोखिम कारक भी हम देखते हैं कि बहुत हो सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है, जो कर रहा है लेज़र सर्जरी उसको भी, या फिर जो पेशेंट होता है उसको भी पहले आप क्या कुछ सलाह देते हैं सर्जरी करवाने से पहले? हाँ, मतलब अगर जो कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, उनको तो मैंने बताया टेक्निक्स काफ़ी उनका परफेक्ट होना चाहिए, काफ़ी उनको नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, टेक्निक के बारे में उनकी समझ होनी चाहिए, और जो स्टेप्स होते हैं, जो सर्जिकल स्टेप्स है जो करने हैं, उनके बारे में उनको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो नॉलेज उनको होना चाहिए। और पेशेंट को भी हम लोग बताते हैं कि भाई अभी ये सर्जरी हो गई, प्री ऑपरेटिव तो कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा देना नहीं पड़ता कुछ में, जो कॉमन मैंने जो डिस्कस किया उन बीमारियों में,
तो अगर हमें एनेस्थीसिया देना होता है तो पेशेंट को बोलते हैं भाई फास्ट 6 घंटे या 8 घंटे फास्टिंग में आओ। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं वो करने होते हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद उनको ज़्यादा कुछ, चूँकि कट नहीं है तो बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर हम प्रोक्टोलॉजी में अगर एनोरेक्टल डिजीज में कुछ ऑपरेशन किया तो कुछ बेसिक जैसे सीड्स बात बोलते हैं, मतलब वो पानी में सिकाई करने के लिए बोलते हैं कुछ मेडिसिन डाल के, और माइल्ड पेन किलर, माइल्ड एंटीबायोटिक्स, यही ज़रूरत पड़ती है। और उनको ये समझाना होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको लग रहा है कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है या कुछ एबनॉर्मल स्वेलिंग हो गई है या फीवर हो रहा है, तो इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम होने से तुरंत डॉक्टर कॉन्टेक्ट करें ताकि हम देख सकें कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई रिस्क साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, हर फील्ड में कहें तो लेज़र सर्जरी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसके कॉस्ट को लेकर मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर राजेश, इसका ट्रीटमेंट कितना खर्चीला होता है ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, कोई कुछ वायर यूज़ होते हैं, तो वायर की जो किस सर्जरी में क्या यूज़ कर रहे हैं, 2-3 प्रकार के वायर होते हैं। तो बेसिकली एक 10,000 के वायर होती है, एक 20,000 के वायर होती है। तो एट द मोस्ट कोई भी हम जो सर्जरी कर रहे हैं तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं उससे 10,000 या मैक्सिमम 20,000 एक्स्ट्रा रहेगा, दैट्स ऑल। बिल्कुल, तो लेज़र सर्जरी फ़ायदेमंद तो साबित हो सकती है। क्या है लेज़र सर्जरी, ये हमने जाना, इसके फ़ायदे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर राजेश सिन्हा ने ये सभी जानकारी हमसे साझा की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश बातचीत के लिए। और इसी के साथ हेल्थ इज़ वेल्थ में आज के लिए इतना ही, लेकिन किसी और विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।